Hello everyone, welcome to my channel Commerce Classes with Jitendra Sharma. And today we will discuss an important topic, tax liability. जी हाँ, पिछली वीडियो जो मैंने अभी आपके लिए अपलोड की है, आपको वो वीडियो देखनी होगी इस वाली वीडियो को समझने के लिए। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को समझिए। आपको मैं एक बात पूरी तरह से क्लियरिफाई कर दूं कि इनकम टैक्स हो या और कोई सा भी सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट का एक दूसरे सब्जेक्ट से एक दूसरे टॉपिक से लिंकअप होता है, तब हमें हर एक टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ना और क्लियरिफाई करना जरूरी है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, जब तक हम वो नहीं जानेंगे तब तक हम टैक्स लायबिलिटी का टॉपिक क्लियर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। टैक्स लायबिलिटी क्या है वो हम जब ही जान पाएंगे जब हमें ये पता हो कि रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कितने टाइप के रेजिडेंट होते हैं। आइए चलते हैं, हम अपने टॉपिक को पूरा कवर करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ टैक्स लायबिलिटी को, यानी कि कर दायित्व को। सपोज कीजिए कि आप भारत के साधारण निवासी हैं, तब आप इनकम के कौन से सोर्सेज में टैक्सेबल इनकम के पार्ट में आएंगे, या फिर हो सकता है कौन सा इनकम ऐसी होगी जो आपके लिए टैक्सेबल ना हो, यानी एग्जेम्पशन वाली लिस्ट में शामिल हो सकता है कि आप एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस हो, यानी कि आप बाहर जाकर के कहीं काम करते हो और फिर कुछ समय बाद यहाँ भारत में आ जाते हो। ऐसी कंडीशन में जो आपने अर्निंग की है या आपको जो इनकम हुई है वो क्या टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है, यानी एग्जेम्प्ट है, वो आज हम इस वीडियो से जान पाएंगे। हो सकता है कि आप ना रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंस, ऑर्डिनेट कोई भी ना हो सकता है आप वो एक एनआरआई हो। तो आप अगर एक एनआरआई हैं तब आपको भारत में कौन सी इनकम के लिए टैक्स देना होगा वो इस वीडियो में जान पाएंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंस हैं तब, यदि आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस हैं तब, और यदि आप नॉन रेजिडेंट हैं तब आपको टैक्सेबल इनकम होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में अब इस टॉपिक के हिसाब से हम क्लियर करते हुए चलेंगे। एनी इनकम विच इज एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया, कोई सी भी ऐसी इनकम जो भारत में प्राप्त होने वाली हो या भारत में मिल चुकी हो, कोई भी ऐसी इनकम जो हमें भारत में रह करके उपार्जित हुई हो यानी मिलने वाली हो, या फिर हम भारत में उसको रिसीव कर चुके हों, तब आप यदि कोई से भी टाइप के रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, आपको तीनों प्रकार से भारत में टैक्स देना होगा, यानी वो इनकम भारत में टैक्सेबल होगी जो इनकम आप भारत में एक्रूड यानी उपार्जित कर रहे हैं या फिर आप भारत से रिसीव्ड कर रहे हैं। तब आपको साधारण निवासी होने पर भी उसको टैक्सेबल होगी, असाधारण निवासी होने पर भी टैक्सेबल होगी, और आप नॉन रेजिडेंट हैं यानी अनिवासी हैं भारत के, आप एनआरआई हैं, तब आपको फिर भी टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक है। यदि आप इनकम अर्न करते हैं आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत से बाहर कहीं आप कोई इनकम अर्न करते हैं, कमाई करते हैं, आपका इनकम का सोर्स जो भी रहा हो, तब आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आप जो इनकम भारत से बाहर कर रहे हैं, अगर उस इनकम का सोर्स का कंट्रोल भारत के किसी भी कंपनी से है, यानी भारतीय कंपनी से कंट्रोल्ड चलता हुआ कोई बिजनेस जो भारत से बाहर है, उस कंपनी से आपको इनकम हुई है, तब आप अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तब भी आपको टैक्स देना है, और आप अगर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तब आपको टैक्स देना होगा। यानी कि बात सिंपल सी ये है कि आप भारत की कंट्रोल्ड की हुई कंपनी जो भारत से बाहर है, भारत का नियंत्रण है उस कंपनी के साथ, तब आपको भारत के निवासी होने पर टैक्स देना होगा। निवासी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, साधारण और असाधारण। चाहे आप साधारण निवासी हो चाहे आप असाधारण निवासी हो,
अगर आपने भारत से बाहर ऐसी कंपनी से इनकम की है जिसका कंट्रोल्ड भारत की किसी भी कंपनी से है जो सर्टिफाइड है, तब आपको भारत में टैक्स लायबिलिटी बनती है, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर आप एनआरआई हैं तब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि आप एनआरआई हैं तब आप भारत में टैक्स नहीं देंगे उस इनकम पर। इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया एंड यूज्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आप भारत से बाहर कहीं रह रहे हैं, किसी देश में रह रहे हैं और वहां पर आप कोई इनकम जनरेट करते हैं, उसका प्रयोग आपने वहीं पर किया है, तब आप अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं भारत के, तभी आप उसके लिए टैक्स लायबल होंगे। यानी वो लायबिलिटी आपकी तब बनेगी जब आप भारत के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, यानी भारत के साधारण निवासी होने की स्थिति में आप विदेशी इनकम अगर प्राप्त कर रहे हैं, तब आप पर भारत सरकार टैक्स लायबिलिटी लगाएगी। लेकिन आप अगर असाधारण निवासी हैं भारत के, तब आपको कोई टैक्स नहीं देना, यानी आप एग्जेम्प्ट होंगे उससे। और आप एनआरआई हैं तो एग्जेम्प्ट होना ही है पक्का। अब हम बात करें अगले इनकम सोर्स की, तो ऐसी कोई भी इनकम, विदेशी इनकम जिस पर पिछले साल में टैक्स नहीं लगा है और वो भारत में आई है, तो वो तीनों टाइप के रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए एग्जेम्प्ट होती है। क्योंकि कुछ इनकम पर जिस देश से हमने वो इनकम अर्न की है वहीं पर हम टैक्स कटवा चुके होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चरल इनकम की, यानी कृषि आय की। तब हमने सबसे पहली वीडियो शुरुआत में जब हमने इनकम टैक्स शुरू किया था, तब हमने आपको बतलाया था कि इनकम टैक्स की जो शुरुआत हुई थी वो 1860 में हुई थी और जेम्स विल्सन थे जिन्होंने हमारे इंडिया में इनकम टैक्स को लाया था। तो उस समय पर एग्रीकल्चरल इनकम को भी टैक्स में शामिल किया हुआ था। अब बात करें हमारी इकोनॉमी की, तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश के लगभग 74.5% जो लोग हैं वो खेती पर डिपेंड करते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हमारी सरकार कृषि पर भी टैक्स लगाएगी, तब ये हमारे जो भारत के लोग हैं यानी भारतीय हैं उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। इसलिए भारत में कृषि आय को एग्जेम्पशन दिया जाता है, उस आय को कर मुक्त रखा जाता है। ये कृषि आय वाला जो टॉपिक है, मेरी अगली वीडियो में आपको एक पूरा टॉपिक मिलेगा कृषि आय में कौन कौन सी आय होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, क्योंकि उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डीपली। यहाँ पर हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करेगा और आपको बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ हर एक वीडियो को देखना होगा। आपकी फीडबैक, आपके कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे हर वीडियो के लिए और मेरी मेहनत के लिए, क्योंकि आप जितना फीडबैक, जितना कमेंट करेंगे, जितने आपके व्यूज़ मुझे मिलेंगे, उतना ही डे बाय डे या फिर वीडियो बाय वीडियो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि विदाउट फीडबैक कोई भी कार्य सही नहीं हो पाता है, कि जब तक आपको रिइंफोर्समेंट ना मिले या मोटिवेशन ना मिले तब तक आप किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से द्रोणाचार्य ने एक परीक्षा ली थी अपने शिष्यों की कि चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए, वो केवल एक ही को दिखाई दे रही थी, वो थे अर्जुन। तो उसी प्रकार से आपको भी अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। टाइम टू टाइम हम एक समय समय पर हम अपना वीडियो में जो है आपके साथ और भी अलग डिस्कशन भी करेंगे, अबाउट कैरियर टाइप से भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन जो टॉपिक है यहाँ पर वो क्लियर करना जरूरी है कि एग्रीकल्चरल इनकम यानी कृषि आय, लेकिन वो केवल इंडिया में होनी चाहिए। तो अगर वो इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम है किसी भी व्यक्ति की, तो वो चाहे साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो या फिर अनिवासी हो, तीनों के लिए एग्जेम्पशन दी गई है। ठीक है, आप ये बात क्लियर कर लें। फिर एक बार रिपीट कर सकते हैं इस बात को कि टैक्स लायबिलिटी निवासी और अनिवासी के हिसाब से डिसाइड की जाती है। इसलिए आप कौन व्यक्ति भारत का निवासी है, कौन व्यक्ति भारत का अनिवासी है, ये जानना आपका फर्स्ट स्टेप है। यानी आपको पहले ये जानना होगा कि ये व्यक्ति भारत का निवासी है, और निवासी है तो कैसा निवासी है।
और दूसरी कंडीशन ये है कि यह व्यक्ति भारत का अनिवासी है, तो अनिवासी है तो उसको किस टैक्स लायबिलिटी में रखा जाएगा, यानी इनकम टैक्स लॉ ने उसे कौन कौन सी टैक्स लायबिलिटी दी हैं। तो ये सब आप जानेंगे जब आप किसी भी चीज को डीपली पढ़ेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसने यह कहा कि मैं पाकिस्तान में कृषि कर रहा हूं और मेरी जो इनकम है वो कृषि से है, तो अब आप तुरंत समझ जाइए पाकिस्तान एक विदेश है, ना कि इंडिया में है। पाकिस्तान हमारे भारत से बाहर है और भारत से बाहर कृषि आय को एक बिजनेस पर्पस इनकम माना जाएगा और वो भारत में टैक्सेबल होगी। लेकिन फिर आपको ये भी देखना होगा कि वो व्यक्ति भारत में साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है या अनिवासी है। यदि वो भारत में अनिवासी होता है तब उसे भारत में कोई टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं, उसकी कोई लायबिलिटी बनती नहीं है। अगर वो भारत का निवासी है तब उस कंडीशन में उसको टैक्स देना होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप अपना बहुत अच्छे से बहुत मन लगाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। कहीं आपको डाउट लगता है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर अपना मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको मैं वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे हैंडमेड नोट्स चाहिए होंगे तब भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच। आपकी फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे मैं और अच्छा काम कर सकूं आप सभी के लिए, अपने लिए भी। खास तौर से कोई भी व्यक्ति अपने लिए तो पहले करता है, बाद में दूसरों के लिए करता है। अब वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसको शेयर करने से आपको और मुझको दोनों को एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि हम अपनी रीच को बढ़ा पा रहे हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा लोग ज़्यादा संख्या में सुनेंगे, तब हमें अपनी कमियों का, अपनी अच्छाइयों का पता चल पाएगा और जिससे हम वीडियो की जो क्वालिटी है या फिर वीडियो में कुछ अच्छा करने का एनालाइज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।